सिक्योरिटी ऑफ जनर वो वेरी करता है, कभी कभी होता है कभी नहीं होता, डिपेंड करेगा किस ऑफेंस के लिए आया है, किस ग्राउंड पर हम रिमूव कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, प्रेसिडेंट को हम किस ग्राउंड पर रिमूव करते हैं? केवल एक ग्राउंड पर, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं विक्रम, मिसबिहेविंग नहीं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट क्या ये मेंशन है कहीं पर? ठीक है। अच्छा वाइस प्रेस को किस ग्राउंड पर रिमूव करोगे? वाइस प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड पर रिमूव करोगे? कोई ग्राउंड ही मेंशन नहीं। ठीक, सिंपल। अच्छा एक और सवाल, सीरियस जर्नी में मेंटर बनने का क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन नंबर वन, आप हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट हो। क्वालिफिकेशन नंबर टू, आपने दुनिया देखी हो, सिर्फ एग्जाम क्लियर ना किया हो, आप में एम्पैथी हो। ठीक है बस, बाकी फिर सैलरी बातें तो बाद में आती है। चलो ठीक है। ओके, मैं चूज नहीं करता यार, मैं क्यों करूंगा? एक हमारी टीम है वो करती है। हमारे ना एक टीम है, वो सब है, ठीक है, वो एचआर टीम भी है, वो टेक्निकल टीम भी है, वो लीगल टीम भी है, वो एडमिन टीम भी है, और वो टीचिंग टीम भी है। सारी टीम हमारी सेम है। चलो नेक्स्ट। ओके, तो यहां तक भाई अच्छे से क्लियर, तुम्हारा ब्रेक खत्म, ये ब्रेक था तुम्हारा। ओके, अब हम बात करेंगे डिप्टी चेयरमैन की। जिसको भी नींद आए प्लीज खड़े होकर पढ़ना, घर पे भी अगर आप हो प्लीज खड़े होकर पढ़ना, अगर नींद आए तो। और यहां किसी को अगर आएगी तो मैं गायब हो गई, और मुझे अगर कोई दिख गया सोते हुए तो फिर तुम उल्टा खड़े होगे, ध्यान रखना। अभी खड़े होगे पैरों पर, तो खुद से चूज कर लोगे तो बेटर रहेगा। कैसे तुमको नींद आती है यार? कल जाओगे ऑपरेशन में, पता लगे क्या हुआ सर, क्या हुआ, सो गया था मैं तो। कैसे नींद आती है यार? एकेडमी में क्या करोगे भाई, पागल कर देंगे वहां तो, खाने को भी नहीं मिलेगा। सोने को छोड़ दो। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सो डिप्टी चेयरमैन अपना सबमिट करेंगे रिजिग्नेशन किसको? वेरी इजी, चेयरमैन को। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सबमिट्स हिज और हर रिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ही इज वाइस प्रेसिडेंट, ये बात ध्यान रखा करो। ओके, अच्छा एक सवाल है मेरा, एक आपका होता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब कि भारत में सबसे ताकत किसके पास है, नंबर वन कौन, नंबर टू कौन, नंबर थ्री कौन, नंबर फोर कौन, ठीक है? तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, विवेक आया है? आया है वो? डिलीवरी हो गई उसकी? अरे बाइक की। आप लोग को याद है कोलेस्ट्रम क्या होता है? ठीक है बस। ओके, तो क्या पूछा था मेरा सवाल? हाँ, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में मुझे एक बात ये बताओ कि आपके इस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऊपर आएंगे या स्पीकर ऑफ लोकसभा ऊपर आएंगे? एक मिनट। हाँ जयश्री बताओ। देवश्री, श्री बताओ। हाँ, स्पीकर आएंगे। हाँ, चेयरमैन पूछा मैंने, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर। उन्हीं के साथ आएंगे। हाँ ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ स्पीकर और चेयरमैन। ओके गुड। तो क्योंकि चेयरमैन जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऊपर आएंगे, ध्यान रखना इस बात को। ओके, चलो भाई नेक्स्ट। अब इनके बारे में जरा बात करते हैं, जो आपके डिप्टी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो हो गए, जो आपके डिप्टी स्पीकर होते हैं इनके बारे में एक खास बात है, इनके नखरे बहुत बड़े हैं। ये कहते हैं अगर आप मुझे किसी भी कमेटी का मेंबर बनाओगे तो मैं तभी बनूंगा जब मुझे आप उसका हेड बनाओगे। तो डिप्टी स्पीकर की एक कंडीशन होती है कि जिस भी कमेटी के मेंबर होते हैं उस कमेटी के हेड होते हैं। So since the 11th Lok Sabha, there has been a consensus that speaker comes from ruling party and the post of deputy speaker goes to opposition party. But ये रूल नहीं है, इस बार शायद ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है? तो दिस इज नॉट अ रूल, ये बस एक कन्वेंशन है। नेक्स्ट,
डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होता है दोस्तों उसके बाद, और इनके चुनाव की डेट डिसाइड करते हैं आपके स्पीकर जी। ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड करेंगे, मतलब कहने का है कि अगर स्पीकर नहीं रहेंगे तो उनके बिहाफ पर सारा काम यही देखते हैं, बस और कुछ नहीं। अगर आप इनको किसी कमिटी का मेंबर बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बन जाएंगे। ये पूरा पढ़ने के बाद प्लीज डिजिटल नोट से आप एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत शॉर्ट में गिवन है वहां पर, बहुत प्यार से, एक भी सवाल गलत नहीं करोगे तुम पॉलिटी में जो आपके एग्जाम में आएगा। इनको इलेक्ट करेंगे आपके रिस्पेक्टिव हाउसेस, वही बात है वही बात है। ध्यान रखना ये स्पीकर के अंडर नहीं होते, राइट, ये इनका अलग एक बॉडी है हमारी, उनके अंडर काम नहीं, मतलब अंडर नहीं होते उनके। रिमूवल इनका सेम होता है जैसे आपके स्पीकर क्या है या चेयरमैन का होता है, ठीक। अब एक पैनल होता है, कभी आपने देखा है अगर मान लो ये कुर्सी है स्पीकर की या चेयरमैन की, यहां ऐसे बैठे होते हैं लोग, 5 लोग यहां, 4 लोग यहां ऐसे बैठे होते हैं, ये दोस्तों पैनल, इनको बोलते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन या पैनल ऑफ स्पीकर, ठीक। तो इसमें 10 के आसपास लोग होते हैं, स्पीकर उनको नॉमिनेट करते हैं, और जब स्पीकर या डिप्टी एब्सेंट है तो इन्हीं में से कोई एक होता है जो प्रिसाइड करता है आपके उस चेयर को, बस ये है इनका काम, ध्यान रखना। लीडर ऑफ हाउस, नॉर्मली ध्यान रखना पीएम जिस हाउस के मेंबर होते हैं वो होते हैं उस हाउस के लीडर, पीएम को हम बोलते हैं लीडर ऑफ हाउस जिस हाउस में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पीएम लोकसभा में है तो लीडर ऑफ लोकसभा होंगे पीएम, अगर पीएम राज्यसभा में है तो वहां के होंगे पीएम दूसरे वाले का इलेक्ट करेंगे आप, या उसको बताएंगे आपकी पार्टी जिसकी सरकार होगी, ठीक है। मुझे एक सवाल का जवाब ये दो, क्या पीएम केवल लोकसभा से हो सकते हैं? कैन यू नेम अ फ्यू पीपल जो कि आपके राज्यसभा से होकर पीएम बने? मनमोहन सिंह जी थे आपके राज्यसभा से और पीएम बने, ओके, और इंदिरा गांधी जी, ओके गुड, और बस, और कोई नाम याद है? नीतीश कुमार कहां बन गए पीएम? नीतीश कुमार देवी गौड़ा जी, ए, इंद्र कुमार गुजराल, राहुल गांधी नहीं यार, ठीक है। सो देवी गौड़ा जी आपके थे, इंद्र कुमार गुजराल थे, इंदिरा गांधी जी और हमारे मनमोहन सिंह जी, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और सवाल कुछ था भूल गया। अच्छा ये बताओ मुझे, आपके जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव कहां से जीते थे? अगर तुम बता दिए तो मान जाऊंगा मैं। जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव कहां से जीते थे? ऑप्शन दूं? वॉज इट प्रयागराज, वॉज इट रायबरेली, वॉज इट अमेठी, एंड नन ऑफ दीज? ढूंढ के आना। और इंदिरा गांधी? बढ़िया, चलो ठीक है, तो नेक्स्ट। लीडर ऑफ अपोजिशन भैया जी, राइट, लीडर ऑफ अपोजिशन होने के लिए पहली बात तो कितनी सीट चाहिए? 1/10। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543, तो 543 का 1/10 कितना होगा? लगभग 55 सीट। तो 55 सीट कम से कम अगर होंगी जिस पार्टी के पास, उस पार्टी को हक मिलता है कि आपके नेता बन सकते हैं लीडर, ठीक है। जो लास्ट बार हुआ था चुनाव उसमें कोई था ही नहीं, क्योंकि किसी पार्टी के पास इतनी सीट नहीं आई थी, ठीक है। इस बार है, ओके, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और जो पावर एक कैबिनेट मिनिस्टर की होती है सेम पावर होती है आपके लीडर ऑफ अपोजिशन की। नेक्स्ट, विप पढ़ चुके हैं आप, क्या होता है। अब आते हैं सेशंस पर, बड़ा अब आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बड़ा आसान लगेगा। तो भाई अभी तक आप जो पढ़ रहे थे ना वो आपने पढ़ा कि कौन कौन होते हैं हाउस में, किसका क्या पर्पस होता है, कैसे रिमूव करोगे, कैसे अपॉइंट करोगे, कितनी सीट होती हैं, कैसे चुनाव होता है, कैसे आप इंपीच करते हो, रिमूव करते हो। अब हम देखेंगे पार्लियामेंट में कामकाज कैसे होता है, कैसे हमारे देश के नियम कानून बनते हैं। नंबर 1, दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि पार्लियामेंट को साल में कितनी बार मिलना है। बस ये मेंशन है कि 6 महीने का गैप होना चाहिए बिटवीन 2 सेशंस। इसका मतलब है कि मिनिमम 2 सेशन करने ही पड़ेंगे आपको एक साल में, मिनिमम आपको पार्लियामेंट के 2 सेशंस करने होते हैं।
और अगर आप करंट में देखोगे तो हमारे 3 सेशन होते हैं। पहला कौन सा? सबसे पहले आता है दोस्तों बजट सेशन। दूसरा हमारा मॉनसून सेशन। तीसरा विंटर सेशन। मॉनसून से कैन यू रिकॉल द कैपिटल एंड रेवेन्यू पार्ट? पॉलिटिक्स उसने इकोनॉमिक्स की क्लास किसने नहीं देखी अभी तक? इकोनॉमिक्स की क्लास किसने नहीं देखी? बजट वाली, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। फ्री के नंबर नहीं चाहिए तुम्हें मतलब? हाँ, देख लो भैया, क्या करते रहते हो, देख लीजिएगा, फ्री के नंबर मिल जाएंगे तुमको। ठीक। सो बजट के दोस्तों हमारे 2 हिस्से होते हैं। कभी देखा घर पर बनते हो बजट? घर पर आपके पापा मम्मी कैसे बनाते हैं कि यार ये झलक की फीस भरनी है, इस, स्कूल की, झलक आइसक्रीम खाएगी, उसको खाने में ये पसंद है ये पसंद नहीं है, सब्जी किसकी बनेगी, है ना, दाल कौन सी वाली आएगी, रोटी कौन सी वाली आएगी। ये हो गई एक प्लानिंग, मतलब राशन आपका। एक प्लानिंग ये होगी कि झलक के लिए कुछ और खरीदना है 5 साल बाद, शादी करनी है। हमारे पेरेंट्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करते हैं, राइट? सेम सरकार करती है। सरकार के पास 2 खर्च होते हैं। एक होता है कि इस साल कहां से हम सैलरी पे करेंगे, कहां से हम इंटरेस्ट पे करेंगे, ये होता है रेवेन्यू पार्ट। दूसरा पार्ट होता है कैपिटल, जहां पर सरकार ये देखती है कि भैया जी हमको यार रफेल खरीदना है, हमको रोड बनाना है यार, हाईवे बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट आपका। ये हो गया लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो हमें एग्जाम में इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना होता है कि शॉर्ट टर्म में सरकार पैसा कहां से कमाती है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट, और कहां खर्च करेगी उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और लॉन्ग टर्म के लिए सरकार पैसा कहां से कमाएगी उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट, और कहां खर्च करेगी उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसमें जो डेफिशिएट होता है उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिशिएट, और उसमें जो होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिशिएट। इसके ऊपर तुम्हारे सीएसई में 3 सवाल आए थे डायरेक्ट, प्राइमरी डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट और रेवेन्यू डेफिशिएट, न्यूमेरिकल आया था। और जो सीएसई में आया है उसी पैटर्न पर आपके सीडीएस में एग्जाम आए क्वेश्चन आएगा। तो कृपया करके रिक्वेस्ट है भैया जी, प्लीज इकोनॉमिक्स की क्लास देख लेना। एक क्लास हम रिवीजन की भी करेंगे, वो आपको पता है। ठीक, तो कृपया देख लीजिए। चलो, अब हम आते हैं हमारे पार्लियामेंट में भाइयों, सेशंस कौन कौन से होते हैं। पहले होता है समन करना। समन मतलब आप बुलाते हो, आओ आओ आओ। तो ये कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब दोस्तों आपके समन करते हैं कि आइए पार्लियामेंट शुरू किया जाए। ठीक। अब जैसे ही आपका पार्लियामेंट का पहला सेशन शुरू होता है, उसके पहले प्रेसिडेंट का एक होता है आपका स्पेशल एड्रेस। प्रेसिडेंट हमारे एक स्पेशल एड्रेस करते हैं हर साल के पहले सेशन के शुरुआत में, और जब नई सरकार बनती है तब। इसको हम बोलते हैं स्पेशल एड्रेस। जब प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस होता है उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स होता है। इनके एड्रेस के बाद भाइयों वोट ऑफ थैंक्स होता है लोकसभा में। वोट ऑफ थैंक्स अगर पास नहीं हुआ, सरकार गिर जाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि अगर लोकसभा से कुछ पास नहीं हो रहा, इसका मतलब आपके पास मेजोरिटी नहीं है। जब मेजोरिटी नहीं है, सरकार फिर क्या कर रही है? तो वोट ऑफ थैंक्स को आपको पास कराना पड़ता है। इस पर वोटिंग होती है दोस्तों आपके लोकसभा में। और स्पेशल एड्रेस आपका मेंशन है आर्टिकल 87 में, ध्यान रखना। सेम काम गवर्नर करते हैं आपके राज्यों में, और ये भाइयों आपका मेंशन है आर्टिकल 176। आर्टिकल 176 में मेंशन है कि गवर्नर का होगा स्पेशल एड्रेस, और आर्टिकल 87 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट का होगा स्पेशल एड्रेस। तो ये आर्टिकल भी कृपया माइंड में रखिएगा। चलो, तो भाई समन कर लिया, राइट प्रद्युमन जी? बस करो, कितनी बार लिखोगे? टर्म भूल जाते हैं, बार बार रीड करोगे टर्म नहीं भूल जाओगे दोस्त। भूमिका में अलग से डिजिटल नोट्स भेजी गई है, मेन वाले पे आप देखना। यशु, वोट ऑफ थैंक्स बेसिकली ये होता है कि दादाजी आएंगे और बोलेंगे सरकार ने लास्ट एक साल में ये किया ये किया ये किया, फिर उसी चीज पर वोटिंग होती है। और वो अगर पास नहीं होता सरकार गिर जाएगी। नॉर्मली पास हो जाता है बिकॉज लोकसभा में सरकार के पास मेजोरिटी होती है। ठीक। रिकॉइल नहीं कर पा रहे हैं। रिकॉइल क्यों करना चाहते हो तुम? प्रोटो प्रोटेम स्पीकर कौन से पार्टी? रिशो नॉर्मली यार वो रूलिंग से ही होते हैं यार।
हाँ मनदीप, एनडीए में आसान आता है वैसे इकोनॉमिक्स। चलो देखो आ जाओ। तो समन हो गया भैया जी, अब हाउस चलेगा। जैसे आप लोग को मान लो मैं बुलाऊं कि सबको आना है, कल क्लास है ये, इसी को बोलेंगे समन करना। मैंने आपको समन कर लिया। अब उसके बाद आपने बोला बहुत पढ़ लिया, एडजॉन हो जाएगा अब। तो हाउस एडजॉन, हाउस एडजॉन का मतलब इस क्लास की कार्यवाही शाम 5 बजे तक स्थगित की जाती है। ठीक है, अगर मैंने ये बोला तो इसी को बोलेंगे एडजॉन करना। तो ये एडजॉन कौन करेगा? जो उस टाइम क्लास में मौजूद है, राइट? जो टीचर मौजूद होगा वही छुट्टी करेगा। तो एडजॉर्नमेंट स्पीकर करते हैं। फिर आपका एक होता है एडजॉर्नमेंट साइन डाई, जिसका मतलब होता है कि अनिश्चित काल के लिए क्लास खत्म की जाती है। ठीक है, हाँ, इसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट साइन डाई, जहां पर टाइम मेंशन नहीं होता। और फिर आपका 11 तारीख को होगा प्रोलॉग, जहां पर पूरा सेशन ही खत्म कर दिया जाएगा और फिर नया सेशन होगा हमारा 2 महीने बाद। नई लोकसभा बनेगी हमारी। हाँ, हाँ, फिर मेरा होगा स्पेशल एड्रेस, राइट? हाँ, उसमें अगर पास नहीं हो तो एमपी गिरते हैं, सरकार नहीं गिरती। चलो ठीक है। तो ये एडजॉर्न कौन करेगा? स्पीकर करेंगे। एडजॉर्नमेंट साइन डाई कौन करेगा? स्पीकर ही करेंगे। डिफरेंस क्या है? एडजॉर्नमेंट में यू मेंशन टाइम, कब तक? कल तक, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। बट इन एडजॉर्नमेंट साइन डाई देयर इज नो मेंशन ऑफ टाइम। तीसरा होता है प्रोरॉग। प्रोरॉग करना काम होता है दादाजी का, हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे, जहां पर वो उस सेशन को ही खत्म कर देंगे। जैसे आपके साल में होते हैं 2 या 3, ठीक है? तो मान लो बजट सेशन प्रोरॉग हो गया, तो अब सीधे मिलेंगे मॉनसून सेशन। तो उस सेशन को ही खत्म करने को हम बोलते हैं प्रोरॉग करना। देन आता है एक डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में क्या होता है? सरकार गिर गई। ठीक, सरकार गिर गई उसको बोलेंगे डिसॉल्व हो गई, दोबारा चुनाव होगा। ठीक, एक लेम डक सेशन भी होता है। ये बेसिकली लास्ट सेशन होता है एग्जिस्टिंग लोकसभा का, राइट? जो लोग हार जाते हैं, है ना, उनको लेम डक कहते हैं। ठीक, ऐसा कुछ होता नहीं है बट लिखा हुआ है ऐसे। चलो, डिसोल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसॉल्व कौन करेगा? अबे करेगा कौन? तो मेरे भाई डिसॉल्व करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब। और किसको करेंगे? लोकसभा को। तो लोकसभा आपकी डिसॉल्व होने का मतलब है कि भाई अब फ्रेश चुनाव कराना पड़ेगा। जो हमारी सरकार थी वो टाटा बाय बाय, दोबारा होगा चुनाव। अब डिसोल्यूशन किस केस में होता है? एक तो पहला, 5 साल पूरे हो गए तब कर दो भाई डिसॉल्व। दूसरा, अगर मान लो मेजोरिटी नहीं है सरकार के पास, सरकार गिर रही है, इन दैट केस भी आपके प्रेसिडेंट साहब आकर डिसॉल्व कर देंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल यह है कि आप इमेजिन करो, राज्यसभा आपकी डिसॉल्व नहीं होती, लोकसभा हो जाती। अब आप मुझे बताएं कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो कोई बिल जो पेंडिंग था राज्यसभा में एंड इट वाज पास्ड बाय लोकसभा, क्या वो डिसॉल्व हो जाएगा या नहीं होगा? कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगा? बस एक लोग। बेटा जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ना, गलत रास्ता है ये। अकेले मत जाओ, ठीक है? सिंपल सी बात है, अगर सोचो लोकसभा नहीं है, ठीक है, लोकसभा ने पास करके अपना बिल दिया है राज्यसभा को। अब अगर राज्यसभा को कुछ सजेस्ट करना हुआ, है ना, कि यार ये अमेंड करो, तो किससे बोलेंगे? लोकसभा तो है ही नहीं। तो केवल 2 बिल ऐसे होते हैं जो लैप्स करते हैं। नंबर वन, अ बिल विच इज पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेस। नंबर टू, अ बिल विच was passed by लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस। इसके अलावा कोई और केस नहीं है जहां के बिल आपके लैप्स करते हो। लैप्स का मतलब होता है खत्म हो जाते हो। तो ये देख लीजिए। भाषा कौन सी यूज करते हैं पार्लियामेंट में भैया? हिंदी और इंग्लिश आप बोल सकते हो, लेकिन आप स्पीकर की परमिशन से फारसी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार इसको प्लीज रीड कर लो जल्दी से। रीड करो भाई।
डन। चलो, आज नए नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे टॉप 10 में। न्यू न्यू फेसेस हैं आज। हाँ, क्या कर रहे हो? तेज बोल भाई। आईपैड? टर्म्स एंड कंडीशन थे उसमें। फेल वाले के लिए था वो, फेल वाले के लिए। उस दिन जो फेल है उसमें से कोई आया नहीं। तो भाई देखो, यहां पर लिखा है कि कौन से बिल आपके लैप्स नहीं करने वाले दोस्तों। बिल, ऐसा बिल जो दोनों हाउस ने पास नहीं किया, लैप्स नहीं करेगा। ऐसा बिल जो राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन लोकसभा भी नहीं गया है, लैप्स नहीं करेगा। मतलब कोई और बिल होगा वो लैप्स नहीं करेगा। केवल दो तरीके के बिल लैप्स करेंगे, जो लोकसभा में पेंडिंग होगा या जिसको लोकसभा ने पास कर दिया हो और राज्यसभा में होगा पेंडिंग, बस। आई। अब दोस्तों, हमारे पार्लियामेंट में होता है कुछ, आपके हमारे डिवाइसेस हैं सवाल पूछने के लिए। तो जब आपका पार्लियामेंट शुरू होता है, शुरू होते ही जो पहला घंटा होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आवर में आप कितने प्रकार के सवाल पूछते हो? 3 या 2? कौन कौन से? शॉर्ट नोटिस? क्या शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्वेश्चन आवर का पार्ट है? नो। देखो, यही तो तुम्हें नहीं पता। आ जाओ भाई, देखो। सुमेर भाई, जब आपका पार्लियामेंट शुरू होता है सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे पहले होगा क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में नॉर्मली क्या होता है? क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग होती है आपकी। क्वेश्चन कौन पूछता है? एमपी। रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है, अपोजिशन का भी हो सकता है। उसका जवाब कौन देंगे? मंत्री महोदय आपके। ठीक है, रिस्पेक्टिव मिनिस्टर आपके देते हैं जवाब। तो क्वेश्चन आर बेसिकली हम, अच्छा, क्या क्वेश्चन आर कहीं पर मेंशन है क्या? कहीं पर तो है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आर इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात भाइयों, ये हमारा एक एक्ट में मेंशन है, यानी पार्लियामेंट से पास करके हमने जो रूल बनाया था वहां मेंशन है आपका ही। ठीक है। और इसमें क्या होता है, हम सवाल पूछ सकते हैं। अब सवाल आपके हमारे होते हैं 3 प्रकार के, लेकिन क्वेश्चन आर का पार्ट केवल स्टार्ड और अनस्टार्ड होता है। ध्यान रखना, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन आर। इसको क्वेश्चन आर के बाद पूछते हो आप। और ये आपका पीवाईक्यू है, सीएपीएफ का। ठीक। तो भाइयों, आपके 3 प्रकार के सवाल होंगे। पहला, स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब इन क्वेश्चंस में एक स्टार लगा होगा, एस्ट्रिक मार्क्ड होगा। इन क्वेश्चंस का जवाब नेताजी को देना होता है बोलकर, ओरली। तो अगर आप ओरली जवाब दे रहे हैं जवान, तो टेल मी, इज इट पॉसिबल कि यार आपके नेताजी कुछ भूल जाएं बोलने में? इसीलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड होते हैं, ऐसे याद रखना। कि अगर मुझे जवाब मिलेगा ओरली, देन वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मिनिस्टर साहब कुछ नहीं बता पाएंगे। तो इसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। बट सेकंड टाइप है हमारा अनस्टार्ड, जिसमें लिखकर उनको बताना पड़ता है रिप्लाई। ऐसे 50-50, 100 पेज का रिप्लाई आता है। तो उसमें क्या कर, उसमें कैन यू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस? उसमें आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, ध्यान रखना। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप मुझे कल आके बताएंगे क्लास में कि इन तीनों क्वेश्चंस किस रंग के पेपर में लिखे होते हैं। पिंक में कौन लिखा होता है, व्हाइट में कौन लिखा होता है, लाइट ग्रीन में कौन लिखा होता है? मत बताओ अभी मुझे, मुझे कल बताना। राइट सलोनी। भैया, कोई बिल राज्यसभा से स्टार्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है हिमांशु जी, अनलेस वो मनी बिल ना हो। बेसिकली मनी बिल ना हो, बिल्कुल आपका स्टार्ट हो सकता है कहीं से भी। ये दोस्तों बाद में बताना, अभी नहीं। चलो आ जाओ। फिर दोस्तों आपका आता है, जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होगा, जीरो आवर शुरू होगा। तो सवाल एक बड़ा फेमस है कि जीरो आवर क्या कहीं मेंशन है? तो ये हमारा कन्वेंशन है, ये कहीं मेंशन नहीं, ना किसी रूल बुक में मेंशन है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना किसी और देश में होता है। इट इज नॉट मेंशन। तो जीरो आवर हमारा कब स्टार्ट होता है? जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होगा, तब से लेकर एजेंडा ऑफ द डे तक। एजेंडा ऑफ द डे का मतलब क्या होता है? एजेंडा ऑफ द डे का मतलब होता है कि उस दिन का रियल काम क्या था भाई। तो क्वेश्चन आवर के बाद से लेकर एजेंडा ऑफ द डे तक हमारा जीरो आवर होता है। और इस जीरो आवर में यू कैन रेज मैटर्स
जो पब्लिक इंपॉर्टेंस होते हैं, मतलब जो अर्जेंट मैटर्स होते हैं, आप उनको रेज कर सकते हो आकर। यह है आपका जवानों 0 आवर हमारा। तो 0 आवर क्वेश्चन आवर ध्यान रखना। और जो आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, ये पार्ट नहीं होते क्वेश्चन आवर के, लेकिन इसमें आप 10 दिन से कम के नोटिस देकर भी इस सवाल को पूछ सकते हो। नॉर्मली आपको पता है 30-30 दिन देने पड़ते हैं, 30 दिन 60 दिन, तब जवाब आता है। बिकॉज अगर आप जवाब देखोगे, जवाब बहुत डिटेल्ड आता है। ठीक है। और कोई भी मिनिस्टर झूठ नहीं बोल सकते, बेसिकली ये होता है। तो टाइम लगता है जवाब देने में। ठीक। मीडिया का सवाल थोड़ी ना है। चलो, अब हम पढ़ेंगे मोशन। बहुत आसान चीज, और खत्म होने वाली है क्लास बहुत जल्दी। और सुनो, आज रात में है क्लास हमारी किसकी? बायोलॉजी की। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने तो 4 बार रिवाइज कर लिया, अब क्या ही नया मिलेगा, तो रुको, तुमको स्लाइड दिखाता हूं। एक सेकंड, शांति बनाए रखें कृपया। लेट मी शो यू स्लाइड। वेट करो, वेट करो। हम्म, अरे प्लीज शांत रहो यार। अब मैं किसी को भगा दूंगा, ठीक है, तो फिर हो जाओगे आप, जो मैं चाहता नहीं करूं। देखो, ये वैसे है फिजिक्स का। हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं, एक कुछ स्पेशल है आपके लिए। ये तो आपको पता है। ठीक है। किसी को निमोनिया तो नहीं हुआ यहाँ पे? कफ हो रहा है क्या किसी को? हेडेक हो रहा है? चेस्ट पेन हो रहा है किसी को? वीकनेस है? नहीं है वीकनेस? फीवर है? एड्स? चलो, तो मजा आएगा कहने का मतलब ये है। और और तुर्रम खान नहीं बनना है, ठीक है, कि मुझे तो सब आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता है। ठीक। तो सेम चीज जितनी बार पढ़ोगे, मेन वही होता है। चलो आ जाओ। तो नेक्स्ट भाइयों आपके होते हैं मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग को लगता है बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक भैया हम पढ़ रहे हैं।
मोशन इज वेरी सिंपल। मोशन का मतलब होता है एक प्रकार का आपका प्रपोजल, कि आप पार्लियामेंट में हमारे एक प्रपोजल लेकर आते हैं कि यार देखो मैं ये करने वाला हूं, उसी को बोलते हैं आपके मोशन। अब यहां हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्लोजर मोशन क्या होता है, आपका हमारा एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है, कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, और एक आपका होता है हमारा सेंसर मोशन क्या होता है, और जो मैंने आपको बताया मोशन ऑफ थैंक्स। बस ये आपके हमारे होते हैं इंपॉर्टेंट मोशंस, राइट। आज जो समझते हैं, बहुत आसान टॉपिक है, ध्यान से बस सुनना। तो मोशन का मतलब आपके हमारे पार्लियामेंट में दोस्तों अपोजिशन पार्टियां या रूलिंग पार्टी भी या उसके एमपी, वो बीच बीच में कुछ प्रपोजल्स लेकर आते हैं कि ये काम किया जाए, अब इसको डिस्कस किया जाए। ध्यान से बस देखना किस मोशन, कौन सा मोशन कहां आता है, उसका पर्पस क्या होता है, बस यही पढ़ना होता है, और ये आता है एग्जाम में। पहला आपका क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन का मतलब होता है, नाम से आप समझ गए होंगे, कोई चीज को क्लोज करना। अब इमेजिन करो पार्लियामेंट में कोई डिबेट चल रही है, हमारे पार्लियामेंट में दोस्तों कोई डिबेट डिस्कशन चल रहा है, आपका डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। अब मान लो किसी एमपी को लगा कि यार बहुत बात कर लिया हमने, बस रोक दो अब इसको यहीं पर। उसके लिए आपका आता है क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन दोस्तों आपके हमारे चार प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल क्लोजर मोशन, जिसका मतलब होता है कि मान लो कोई बिल पर आप बहुत चर्चा कर लिए, तो अब भैया बस करो, इस पर हम वोटिंग करते हैं, खत्म करते हैं, इसको बोलेंगे सिंपल क्लोजर। दूसरा हमारा होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। इसका मतलब जिन बातों पर आपने डिस्कस नहीं भी किया, उनको भी आप वोटिंग पर लगा देते हैं। क्लॉजेस ऑफ अ बिल और रेजोल्यूशन आर ग्रुप्ड टू डिबेट एंड देन आफ्टर डिबेट इंटायर, मतलब बेसिकली आप यहां पर ग्रुप्स में पूरे को डिस्कस कर लेते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग वन बाय वन, आप पूरे टॉपिक को एज अ होल डिस्कस कर लेते हो। कंगारू में क्या होता है, केवल आप इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करते हो। और गुलेटिन क्लोजर में क्या होता है कि आपके जो अनडिस्कस्ड क्लॉजेज हैं, उन पर भी आप वोटिंग कर देते हो। कुल मिला के कहानी ये है, इमेजिन करो पार्लियामेंट में किसी बिल पर चल रही है डिस्कशन, कुछ लोग होंगे रूलिंग वाले, कुछ लोग होंगे अपोजिशन वाले। अब उनमें से कोई एमपी बहुत बोर हो गया कि यार यार क्या कर रहे हो यार ये, तो वो लेकर आता है क्लोजर मोशन। इसका सिर्फ इतना पर्पस होता है कि भाई डिस्कशन को रोको यार, बहुत हो गया। तो चार तरीके से आप रोक सकते हो। तरीका नंबर एक, कि डायरेक्ट आप ये बोलो कि यार बहुत डिस्कस कर लिया, आप इस पर वोटिंग करते हैं, खत्म। तरीका नंबर टू, आप एक एक पार्ट को डिस्कस ना करो, एज अ होल पूरा डिस्कस कर लो, कि मैं आपको पार्लियामेंट ना पढ़ाऊं, बस आकर समरी प्रोवाइड कर दूं। ये हो गया आपका क्लोजर बाई कंपार्टमेंट्स। कंगारू क्लोजर में खाली आप इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करो, कि उस पूरे बिल की जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी खाली आप वो डिस्कस कर रहे हो, उसको बोलेंगे कंगारू क्लोजर। और बुलेटिन क्लोजर में क्या होता है कि जिन पार्ट्स को आपने डिस्कस नहीं भी किया, उनको भी आप बोलते हो यार खत्म करो, टाइम नहीं है, इस पर भी हम वोटिंग करा लेते हैं। तो चारों में आप बेसिकली किसी अपने मैटर को शॉर्ट कर रहे होते हो, इसको बोलते हैं क्लोजर मोशन। पास हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वैसे तो पास होता नहीं है, बट अगर हो गया तो जिस चीज पर आप डिस्कस कर रहे हैं वो चीज रुक जाती है, बस, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारा होता है प्रिविलेज मोशन। नॉर्मली अगर मान लो कोई मिनिस्टर अपने पद का दुरुपयोग करता है, उसके अगेंस्ट आता है प्रिविलेज मोशन, राइट। नॉर्मली अपोजिशन के मेंबर्स लेकर आएंगे प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट एनी मिनिस्टर, अगर उनको ऐसा लगता है मिनिस्टर ने दुरुपयोग किया है। तीसरा कॉलिंग अटेंशन मोशन, नाम से आप समझ गए होंगे, मान लो देश में कोई त्रासदी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, कोई बहुत अर्जेंट मैटर हो जाए, तो नॉर्मली अपोजिशन के लोग कॉलिंग अटेंशन मोशन लेकर आते हैं, जिसमें वो ये इंश्योर करते हैं कि भाई अभी जो डिस्कशन हो रहा है उसको रखो साइड में, पहले हम इस मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आएगा या आ सकता है वो है आपका एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन लाने के लिए पहली बात तो हमें 50 एमपी का सपोर्ट चाहिए, नंबर एक चीज, ठीक। ये आपका 50 एमपी का सपोर्ट चाहिए, और ये केवल आएगा लोकसभा में। एडजॉर्नमेंट मोशन भाइयों केवल और केवल आता है लोकसभा में, ठीक। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन में बस आप एक बात बताते हो आखिर कि भाई देखो ऐसा हो गया है, हमें बात करना चाहिए। एडजॉर्नमेंट मोशन में और बहुत सीरियस मैटर जो आपके होते हैं उनके लिए होता है, जहां 50 एमपी जाएंगे स्पीकर के पास और बोलेंगे कि हम लोग एडजॉर्नमेंट मोशन लेकर आए हैं और हम चाहते हैं हम इस मुद्दे पर बात करें। कोई भी हो सकता है, ठीक, ओके। तो जब भी ऐसा होगा तो जो आपका नॉर्मल बिजनेस है दोस्तों वो इंटरप्ट हो जाएगा, और अगर मान लो पास हो गया ये, तो उसके बाद फिर हम उस मुद्दे पर बेसिकली बात करेंगे, बस इतना ही है, और कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट क्या था एग्जाम के लिए, केवल आएगा लोकसभा में,
50 लोग का सपोर्ट चाहिए होगा, 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा इसको लाने के लिए। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार कभी कभी, आपने देखा होगा फ्लोर टेस्ट सुना होगा, एक नाम फ्लोर टेस्ट हो रहा है। सरकार कभी कभी अपनी शक्ति दिखाने के लिए क्या करती है, अपने नंबर दिखाती है, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन शो करना, कि भाई देखो मेरे पास मेजोरिटी है। इसी का उल्टा होता है नो कॉन्फिडेंस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है, बस ये कहता है कि जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जिनका मेंशन मिलता है 75 आर्टिकल में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट आता है, यानी पूरी सरकार के अगेंस्ट आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब ध्यान से सुनना, कब नॉर्मली भाइयों, जब अपोजिशन को ऐसी फीलिंग आती है कि शायद सरकार के पास नंबर नहीं है, शायद सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, या कोई ऐसा बिल जो पास नहीं हुआ हो, ठीक, कोई ऐसा बिल जो आपका पास ना हुआ हो, ठीक है, तो सरकार को दिख जाता है अगर लोकसभा से कोई बिल पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब सरकार के पास लोकसभा में नंबर नहीं है। तो अपोजिशन उस चीज को चेक करने के लिए लेकर आते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, जहां पर 50 अपोजिशन के एमपी जाएंगे स्पीकर के पास और बोलेंगे कि सर, हम चाहते हैं सरकार को कि वो प्रूव करे अपनी मेजोरिटी। फिर इस पर 2 दिन डिस्कशन होता है, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद वोटिंग होती है। वोटिंग में अगर सरकार को मेजोरिटी मिली, सरकार बच जाएगी। सरकार को अगर मेजोरिटी नहीं मिली, सरकार आपकी गिर जाएगी। ये पहला और इकलौता ऐसा मोशन होता है जो अगर पास हो गया, सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन। केवल आएगा लोकसभा में। कौन लेकर आएगा? नॉर्मली अपोजिशन लेकर आएगी। अगर एडमिट हो गया, 50 लोग इसके फेवर में होंगे, एडमिट हो जाएगा, फिर इस पर वोटिंग होगी, चर्चा होगी। उसके बाद अगर ये पास हो गया तो भैया जी टाटा बाय बाय। अभी पाकिस्तान में ये हुआ था, आपको याद होगा, इमरान खान के अगेंस्ट आया था, ठीक, तो इसको प्लीज नोट कर लो। तो एक सवाल आपके एग्जाम में आता है कि आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या इंडिविजुअल बंदे के अगेंस्ट आ सकता है? नो। ध्यान रखना, नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल आता है अगेंस्ट होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दैट मींस केवल सरकार के अगेंस्ट आता है, बस। ये था भाइयों आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट है हमारा सेंसर मोशन, जहां पर अपोजिशन नॉर्मली सरकार के किसी काम को या किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के काम को नापसंद करती है, तो उसके विरोध में अपना विरोध दर्ज करने के लिए लेकर आती है सेंसर मोशन। ध्यान रखना, सेंसर मोशन अगर पास भी हो गया तब भी सरकार को नहीं रिजाइन करना होता, कोई दिक्कत नहीं। मोशन ऑफ थैंक्स आपने देखा कि यार जो प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा उसके बाद ही पास करना होता है आपको, ठीक है। और अगर ये पास नहीं हुआ तो फिर हम मानेंगे सरकार के पास नंबर नहीं है, अपोजिशन लेकर आएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन और सरकार गिर जाएगी, ठीक। ओके, ये उतना कुछ खास के नहीं है। एक और आपका इंपॉर्टेंट है यहां पर, हो गया ना, ठीक है। तो मैं अब रिपीट कर दे रहा हूं भाइयों। सेंसर मोशन प्लीज ध्यान रखना, सेंसर मोशन आ सकता है अगेंस्ट एक मेंबर, लिख लो उसको। सेंसर मोशन एक बंदे के अगेंस्ट भी आ सकता है, एक एमपी के अगेंस्ट, दो के अगेंस्ट भी आ सकता है, ग्रुप ऑफ एमपी के अगेंस्ट भी आ सकता है, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, या इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी आ सकता है। लेकिन जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये केवल आएगा आपके पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। वहीं पर अगर सेंसर मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट नीड नॉट रिजाइन, ऐसा कुछ यहां पर नहीं है, सरकार को रिजाइन करने की जरूरत नहीं होती। तो ये दोनों में प्लीज डिफरेंस ध्यान रखें।
ओके, यहां तक क्लियर है भाइयों? सेंसर अगर कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेंसर बस आप ये बताने के लिए करते हो कि हम नापसंद कर रहे हैं आपको, उससे आपकी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन नो कॉन्फिडेंस से गिर जाएगी। समीक्षा, परेशान मत हो आप यार। अगर 50 मेंबर स्पीकर के पास एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए गए, बिल्कुल बिल्कुल, तो स्पीकर को एडमिट करना पड़ेगा। सृष्टि जी, कल मॉक नहीं है, जो आज आपको भेजा गया था वही मॉक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर उनके पास मेजोरिटी नहीं था, 2 वोट से गिर गई सरकार। चलो भाई आ जाओ। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब विक्रम ये होता है कि जो आपके मिनिस्टर नहीं होते, जब वो बिल को लेके आते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। चलो, तो सेंसर मोशन सारे आपके मोशन खत्म, वेरी वेरी इजी प्रोमैक्स था आपका टॉपिक। अब आते हैं आपके हमारे यहां पर टाइप्स ऑफ बिल्स या रेजोल्यूशंस। ठीक है, 2 प्रकार के आपके बिल होते हैं, पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। ठीक है, बेसिकली आपके जब मोशन पास हो जाएंगे उसी को हम बोल देंगे रेजोल्यूशन, और कुछ नहीं। पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल, क्या डिफरेंस है? वेरी वेरी इजी। जब आपके आपके मंत्री महोदय बिल लेकर आएंगे उसको बोलेंगे पब्लिक बिल, जब एक नॉर्मल एमपी लेकर आएगा उसको बोलेंगे। और मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी किस बिल के पास होने की ज्यादा है? पब्लिक बिल ऑब्वियसली। आपको पता है एक आपके मिनिस्टर हैं, या थे, अब तो मिनिस्टर नहीं है शायद, वो नॉर्मल एमपी हैं, एमएलए हैं या एमपी हैं, हाँ, रवि किशन जी, गोरखपुर से। तो वो एक बिल लेकर आए थे, प्राइवेट मेंबर बिल, और वो था जनसंख्या नियंत्रण बिल। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण बिल था। अब उसमें क्या हुआ, वो लेकर आए तो उनसे पूछा गया, सर 5 बच्चे तो आपके भी हैं, तो इसका क्या रीजन है? तो उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस लेकर आ गई होती तो मेरे 5 बच्चे ना होते। ठीक है, तो वो लेकर आए थे एक प्राइवेट मेंबर बिल, जो कि ऑब्वियसली पास नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल सरकार की पॉलिसी नहीं है ना, वो किसी एक बंदे की पॉलिसी है, तो उसको सरकार क्यों ही सपोर्ट करेगी, भले उनकी पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो। ठीक है, और तुम्हें मैं लेवल बता रहा हूं, मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि मैं नाम ले चुका हूं। उन्हीं की सुपुत्री जी वांटेड टू ज्वाइन सुपर 100 डायरेक्ट, बट आप होंगे कोई भी बट हमारे लिए तो, राइट। दिखा दूंगा मैसेज अगर किसी को प्रूफ चाहिए होगा तो। तो भाई कहने का मतलब ये है कि अर्न करो चीजें, फ्री में वैल्यू नहीं करोगे। चलो शांत। ठीक है, आएंगे। चलो कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं बोलना, बाद में बात करेंगे। शांत, आ जाओ। तो पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल में डिफरेंस क्लियर है। नेक्स्ट, अब दोस्तों हमारे 3 बड़े प्यारे बिल होते हैं, वन इज ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड वेरी इजी टॉपिक। पहले मैं आपको ऐसे बता देता हूं डिफरेंस। ऑर्डिनरी बिल इज कि आपके नॉर्मल रूलिंग, नॉर्मल लेजिस्लेशन जो आपका होता है डे टू डे लेवल पर, उसके जो बिल आते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में आ सकता है, यस। ऑर्डिनरी बिल लोकसभा राज्यसभा के लिए बराबर होता है। अगर यह बिल पास नहीं हुआ, इसमें हो जाएगा ज्वाइंट सेशन, सिंपल, खत्म। दूसरा आपका आता है मनी बिल। मनी बिल के केस में ओनली लोकसभा इज बॉस, वहां पर लोकसभा
कि स्पीकर डिसाइड करेंगे कौन बिल मनी बिल है या नहीं है। और सरकारें नॉर्मली बहुत सारे बिल को मनी बिल बनाकर लोकसभा से पास करा देती हैं, क्योंकि वहां उनके पास नंबर होता है। ठीक। तीसरा, फाइनेंशियल बिल भी आप देखोगे मनी बिल और फाइनेंशियल में डिफरेंस क्या है। और चौथा आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जहां पे आप संविधान को अमेंड कर रहे होते हो। अब ध्यान रखना, जब आप संविधान को अमेंड वाला बिल लेके आओगे तो इन दैट केस ऑल्सो राज्यसभा एंड लोकसभा इज इक्वल। अगर एक राज्य ने सॉरी एक हाउस ने पास नहीं किया तो क्या वहां पर ज्वाइंट सेशन होगा? नहीं होता। ध्यान रखना, यही डिफरेंस है आपके ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सेशन। क्योंकि यार आप संविधान को अमेंड कर रहे हो तो अलग अलग पास करो दोनों हाउस। तो ये तीन चार बिल अभी हम यहां पर सीखने वाले हैं। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या राज्यों में राज्य सरकार के लेवल पर ज्वाइंट सेशन होता है? किसी भी बिल में? किसी भी बिल में नहीं होता या खाली मनी बिल में नहीं होता? ओके। आ, नवदीप, मुझे ये बताओ, राज्य में मान लो मैं लेकर आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, तो उस बिल अगर मान लो पास नहीं हुआ असेंबली से, तो उसको हम पास मानेंगे या सेशन होगा, ज्वाइंट सेशन? क्या नहीं होगा? सेशन नहीं होगा, फिर क्या होगा? कैसे पास करेंगे फिर उसको? बोलो भैया। राज्य में आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो ये बोला क्यों नहीं आपने? ध्यान सुनते नहीं हो गया? तो क्या राज्यों में आ सकता है आपका तो भैया बैठो। चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, अब बहुत आसान लगेगा। ऑर्डिनरी बिल, कोई भी नॉर्मल बिल जिसमें पैसों की बात ना हो। एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज टू पास थ्रू 5 स्टेज होते हैं बिल पास करने के। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, अभी आप दिखाऊंगा मैं आपको। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के लिए बराबर। यहां पर इक्वल पावर होती है दोनों हाउस के पास। एक हाउस अगर नहीं पास कर रहा है, दूसरा हाउस उससे बात करेगा, तब भी बात नहीं बनी तो ज्वाइंट सेशन होगा। ठीक। कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट प्रेसिडेंट्स परमिशन, बिना दादाजी के परमिशन से, रिकमेंडेशन से आप इसको ला सकते हो। लेकिन जब आप लाते हैं मनी बिल, तो मनी बिल के केस में आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लगती है। तीसरा, कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, इसको राज्यसभा आपकी अमेंड कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन मनी बिल को नहीं कर सकती राज्यसभा रिजेक्ट। आइए, राज्यसभा इसको मैक्सिमम 6 महीने के लिए पेंडिंग रख सकती है। इसका मतलब ये हुआ, बिकॉज मैक्सिमम गैप 2 सेशन के बीच में 6 महीने होता है। ठीक। तो 6 महीने तक ही पेंडिंग रख सकती है, उसके बाद भी अगर पास नहीं हो रहा है तो वी विल कॉल ज्वाइंट सेशन। नेक्स्ट, डज नॉट रिक्वायर सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर, इसका मतलब हुआ कि जैसे मनी बिल में स्पीकर डिसाइड करते हैं कौन सा बिल मनी बिल है, यहां ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें। सब कुछ एकदम नॉर्मल, सब कुछ एकदम नॉर्मल। देख लो, प्रेसिडेंट हाँ बोल सकते हैं, मना कर सकते हैं या वापस भेज सकते हैं, लेकिन मनी बिल में हमारे प्रेसिडेंट साहब रिटर्न नहीं कर सकते हैं मनी बिल को। ये तो दोस्तों आपका हमारा ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल देख लेते हैं। तो मनी बिल में दोस्तों आपका मेंशन है आर्टिकल 110 में हमारा मनी बिल। ध्यान रखना, मनी बिल आपके हमारे फाइनेंशियल मैटर से डील करता है। ये केवल और केवल आएगा लोकसभा में, राइट? ये केवल जवानों आपके लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में नहीं आता। इंट्रोड्यूस होगा ओनली इन लोकसभा, और ये इंट्रोड्यूस होगा ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और हु विल डिसाइड कि इफ अ बिल इज मनी बिल और नॉट? स्पीकर डिसाइड्स। एक और चीज ध्यान रखना, ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं स्पेशल प्रोविजन, ये सारी बातें आर्टिकल 109 में मेंशन है। तो लिख लेंगे जरा, आर्टिकल 109 डील्स विथ स्पेशल प्रोसीजर टू मनी बिल। जितने भी आपके स्पेशल प्रोसीजर होते हैं रिलेटेड टू मनी बिल, वो सब यू विल फाइंड इन आर्टिकल 109। 109 में आपको मिल जाएगा।
आ जाओ। तो ये आप लेके आओगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसमें राज्यसभा के पास अमेंड करने की, चेंज करने की, मना करने की पावर नहीं होती। लेकिन क्या राज्यसभा सजेस्ट कर सकता है? ध्यान रखना, राज्यसभा कैन सजेस्ट। मानना ना मानना किसकी मर्जी? लोकसभा की मर्जी। राज्यसभा इसको मैक्सिमम 14 डेज तक पेंडिंग रख सकता है। अगर 14 डेज में पास नहीं हुआ देन इसको हम पास मानेंगे। ठीक। अच्छा ये बताओ, जैसे राज्य की सरकारों में ज्वाइंट सेशन नहीं होता, तो अगर राज्य में मान लो जहां पर बाई कैमरल है, अगर लो असेंबली ने पास कर दिया और काउंसिल नहीं पास कर रहा है, तो वहां क्या होगा? स्टिल हम उसको पास मानेंगे। गुड। कोई भी बिल हो आपका, मनी बिल हो, आपका फाइनेंशियल बिल हो, ऑर्डिनरी बिल हो, कोई भी बिल हो, इसको सर्टिफिकेशन चाहिए आपके स्पीकर साहब का। राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर, ये आप सबने देख लिया। एक और चीज कि यहां पर सस्पेंसिव वीटो नहीं होता प्रेसिडेंट के पास। दैट मींस प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल। ही कैन से यस और नो, बट ही कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल। अब फाइनेंशियल बिल 117(1) में जो आपका मेंशन है, फाइनेंशियल बिल 1 और 2, इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो मैं यहां पे आपके लिए लिख देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। एग्जाम में सवाल आते हैं यहां से। मनी बिल, बस 10 मिनट और क्लास खत्म है। फाइनेंशियल बिल 1, सही में अगर खत्म क्लास नहीं हुई तो आज तुम लोग मुझे कुछ बना के खिलाओगे, मंगा के खिलाओगे। तुम लोग का भी मन नहीं किया कि यार कुछ बनाते हैं सर के लिए? मैगी? मैंने कब मना किया? तो मीठा ही क्यों बनाना है, और कुछ बनाओ। कितने लोग के पास किचन है यहाँ पर? वाओ। राखी बीत गई, उसके बाद सब बीत गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मॉक था, अच्छा। ऑनलाइन कैसे भेजें भैया? ऑनलाइन मत भेजो भाई, तुम बस पढ़ लो। वही है भाई। आई कैन मेक। ओके। चलो भैया, जाओ शांति। 56 बार सवाल आ चुका है इनके ऊपर। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1 और 2। पहली बात तो इसके लिए आर्टिकल 109 और 110 हम लोग याद रखेंगे। इसके लिए आर्टिकल नंबर याद रखेंगे 117(1), और इसके लिए याद रखेंगे आर्टिकल 117(3). ओके। मनी बिल आएगा ऑन रिकमेंडेशन, यहां चाहिए आपको प्रेसिडेंट की। यहां भी चाहिए होती है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन यहां पर इंट्रोड्यूस करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। एक होता है कंसिडरेशन स्टेज। जैसे मान लो किस हाउस में आएगा ये आपको नहीं पूछना, लेकिन लोकसभा वाले क्या डिस्कस कर सकते हैं ये पूछना है। बात वही हुई वैसे। लेकिन इंट्रोडक्शन के स्टेज पर आप नहीं कर सकते, मतलब आपको नीड नहीं है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की, बट कंसिडरेशन स्टेज पर आपको रिकमेंडेशन की नीड है। एक और चीज, ये आएगा केवल लोकसभा में। ये भी आएगा केवल लोकसभा में। ये दोनों हाउस में आ सकता है। एक और डिफरेंस, मनी बिल में नो ज्वाइंट सेशन, बट फाइनेंशियल बिल 1 में ज्वाइंट सेशन इज अलाउड। यहां भी और यहां भी। और कोई चीज पॉइंट? बस इधर रखना। ठीक है। हाँ। क्या? अच्छा हाँ, यहां दोस्तों आपके नो सस्पेंसिव वीटो, यानी आपके दादाजी यहां पर बिल को वापस नहीं भेज सकते, लेकिन यहां पर होता है। चलिए, तो ये था आपके तीनों चारों बिल, ध्यान रखेंगे। अब जो आपका होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये ऐसा बिल होता है जिसमें हम संविधान को अमेंड करते हैं। जल्दी मुझे बताओ, संविधान को हम कितने प्रकार से अमेंड कर सकते हैं? 2 या 3? कितने लोग दो कह रहे हो? हाथ उठाओ। दो वाले हाथ उठाइए जरा।
सपना जी क्या कह रही हैं आप? पता ही नहीं है? वाओ। तीन तरीके से कर सकते हो। एक है आपका स्पेशल मेजोरिटी, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी तो पता नहीं है तो इसको लिख तो लो अब। स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% राज्यों की परमिशन। और एक तीसरा होता है सिंपल मेजोरिटी। बस एक चीज ध्यान रखना कि ये दोनों बातें आर्टिकल 368 के अंडर आती हैं, लेकिन सिंपल मेजोरिटी उसमें नहीं आता आपका, 368 के तहत नहीं आता, ध्यान रखना। तो अगर सवाल ये आए कि 368 के तहत आप कितने अमेंड करते हो, कमेंट कर सकते हो अमेंड, तो दो तरीके से। और अगर सवाल ये आए कि अगर सवाल ये है कि आप टोटल कितने तरीके से कर सकते हो, तो उसका आंसर होगा 3। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में एक बहुत खास बात यह है, पहली बात तो कि यहां पर यह आ सकता है ईदर हाउस में। जैसे मनी बिल खाली किस में आएगा? ऑर्डिनरी बिल किस में आएगा? दोनों हाउस में। लेकिन आपका जो सीएबी है वो आएगा ईदर हाउस में आ सकता है, ठीक है। ओके, यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर होती है। लोकसभा और राज्यसभा के पास बराबर बराबर दोस्तों आपकी पावर होगी, ठीक। अगर एक हाउस ने पास नहीं किया, यहां पर कोई ज्वाइंट सेशन नहीं है, नो ज्वाइंट सेशन, ध्यान रखिएगा। परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज, यहां पर प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो नहीं। मतलब द पॉइंट इज कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज एसेंट। प्रेसिडेंट कैन नॉट से नो, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल। प्रेसिडेंट को यहां पर हां बोलनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना। और आपको पता है ये बात भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके डाली गई थी, और वो है हमारा 24th अमेंडमेंट। तो सोचो जब प्रेसिडेंट के पास 24th अमेंडमेंट की फाइल आई होगी, तो उसमें लिखा रहा होगा कि अगर आपने इसको हाँ बोला तो फिर इसके बाद हर बिल को हाँ बोलना पड़ेगा। तो इस बिल को भी उन्होंने ही हाँ बोला है, तभी ये बना था ना। तो जितने भी संविधान में अमेंड करने वाले बिल होंगे उसमें वीटो नहीं होता प्रेसिडेंट के पास, उनको हाँ ही बोलनी पड़ती है, ठीक। चलो, तो भैया जी चारों टाइप के बिल क्लियर है सबको? हर एग्जाम में तुम्हें यहां सवाल जरूर मिलता है, मनी बिल क्या है, कौन सा क्या है, ठीक। अब एक होमवर्क है आपके लिए, प्लीज एक बार गूगल कर सर्च करना कि मनी बिल में कौन कौन से मसले हैं, बस एक बार रीड कर लेना। एक एक सवाल आपका आता है इनमें से मनी बिल में कौन नहीं फॉल करेगा, लोकल लेवल पर जो आपके टैक्सेशन वगैरह होते हैं वो मनी बिल में नहीं आता, ठीक है। एक बार स्टिल रीड कर लेना। अब ये बिल पास कैसे होता है? वेरी इजी। तो बिल के दोस्तों आपके हमारे मल्टीपल स्टेज होते हैं पास होने के। सबसे पहले होता है फर्स्ट रीडिंग। जैसे मान लो अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं या मैं कोई मिनिस्टर हूं जो बिल लेके आ रहा है, तो सबसे पहले मैं हाउस की लीव मांगूंगा। आई विल आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस, मतलब परमिशन कि मैं आपका ध्यान चाहता हूं अपनी तरफ। और मैं पहले नेम बताऊंगा कि द नेम ऑफ द बिल इज दिस दिस दिस। और एक होता है गैजेट ऑफ इंडिया, उसमें वो पब्लिश होगा, बस। तो फर्स्ट रीडिंग में आपका केवल ये होता है भाई कि आप बिल को इंट्रोड्यूस करते हो, एक होता है गैजेट ऑफ इंडिया। आपने शायद देखा भी, वो स्पेलिंग शायद गलत है, दिखाता हूं मैं आपको, देखो। गैजेट, ये कुछ देखो आपका ऐसा दिखता है, आई एम श्योर आपने देखा होगा, ठीक है। सो ऐसे दोस्तों भारत का राजपत्र, इसमें यहां लिखा होता है कौन सा बिल है, क्या है। देखो ये आपका बिल ही है, कोई 2012 में आया था, जो भी है, ठीक है। तो ऐसे आपका पहले इसमें आप पब्लिश कराओगे। तो ये सब काम आपका होगा फर्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखना। फर्स्ट रीडिंग में कोई डिस्कशन नहीं होता, नो डिस्कशन। फर्स्ट रीडिंग में कोई वोटिंग नहीं होती। हम लोग अब बिल को पास करने आए हैं। तो इमेजिन करो ये पार्लियामेंट है हमारी जहां हम बिल को पास कर रहे हैं, तो पहली रीडिंग जब चल रही होगी वहां पर कोई वोटिंग नहीं, कोई डिस्कशन नहीं होता। देन होता है सेकेंड स्टेज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, जहां पर डिस्कशन होता है आपस में। अगर आप लोग को सजेस्ट करोगे अमेंडमेंट होगा, कमिटीज बनती हैं। देखो बिल में यार बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल चीजें होती हैं, तो अलग अलग कमिटीज होती हैं सेपरेट हमारे पार्लियामेंट में।
कि ये कमेटी है इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी, ये कमेटी है कोई और कमेटी, और हर कमेटी गो थ्रू करती है कि यार इस बिल में सब कुछ ठीक है कि नहीं, राइट। तो ये सब आपका सेकंड रीडिंग में होता है। उसके बाद आपकी सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट कमेटी बनती है। सेलेक्ट कमेटी का मतलब जिस हाउस में बिल आया है उस हाउस के मेंबर्स को ही मिला के हम बनाते हैं सेलेक्ट कमेटी। ज्वाइंट कमेटी इज बेसिकली हमारा आपके दोनों हाउस के मेंबर को मिला के बनती, ठीक। तो सेलेक्ट कमेटी में जिस हाउस में बिल आया है, जैसे मान लो लोकसभा में आपका बिल आया है, तो लोकसभा के लोग ही मिलकर बनाते हैं सेलेक्ट कमेटी। और ज्वाइंट कमेटी में क्या होगा, आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों हाउस के लोग मिलकर इनकी बनती है दोस्तों ज्वाइंट कमेटी हमारी। इस कमेटी का पर्पस क्या होता होगा, क्या लगता है? अरे भाई बिल को गो थ्रू करना, राइट। जैसे अभी आपको याद होगा जब रफेल वाला केस हुआ था, तो उस टाइम पर अपोजिशन मांग कर रही थी कि ज्वाइंट कमेटी बनाओ पार्लियामेंट में एक, जो जांच करे, ठीक है। ऐसे ही जब बिल में कोई गड़बड़ी लगती है लोगों को या कुछ चेक करना होता है, तो उसके लिए आपकी बनती है कमिटीज, दो प्रकार की। सेलेक्ट का मतलब जिस हाउस में बिल आया है उस हाउस के लोग रहेंगे खाली। ज्वाइंट का मतलब दोनों हाउस के मेंबर्स को मिला के। इसमें कुछ रूलिंग वाले भी होंगे, कुछ अपोजिशन के लोग भी होते हैं, जो बैठकर चेक करते हैं कि यार बिल में कुछ गड़बड़ तो नहीं। आ जाओ। ये था आपका दोस्तों सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में भाइयों एक और स्टेज होता है जहां पर आप क्या करते हैं, इसमें भाइयों आपका होता है कि आप पब्लिक ओपिनियन के लिए भी दे सकते हैं, राइट। आपको शायद याद नहीं होगा, अभी 2-3 साल पहले एक बिल आया था इन्वायरमेंट के ऊपर। सरकार ने उस बिल पर जनता का ओपिनियन मांगा था एक पोर्टल पर। तो ऐसे कुछ बिल्स होते हैं जहां आप जनता के, पब्लिक के ओपिनियन भी ले सकते हो। ये सारी चीजें भी हमारी सेकंड रीडिंग में ही आएंगी, ठीक। तो फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन हो गया और कुछ नहीं। जितने काम हैं सब होंगे सेकंड रीडिंग पर। जितने आपको अमेंडमेंट करना है, जितना डिस्कशन करना है, कुछ चेंज करना है, सब कुछ होगा दोस्तों आपके सेकंड रीडिंग में। आपके देन आता है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग में केवल वोटिंग होती है और इस बात पर डिस्कशन होगा कि बिल पास करना है नहीं करना। यहां कोई अमेंडमेंट वगैरह आप नहीं लेके आते। जितना अमेंडमेंट लेकर आना है आपके सब सेकंड रीडिंग में हो चुका है। जब ये हो जाएगा फिर बिल जाएगा दूसरे हाउस में, और दूसरे हाउस में सेम प्रोसेस, फिर वो हाउस पास करेगा, देन जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट हां बोले तो ठीक, ना बोले तो फिर रिपीट करोगे आप प्रोसेस, वापस भेज दिए तो फिर आप रिपीट करो। इस तरीके से भाइयों आपका बिल होता है पास। तो इंपॉर्टेंट चीज इस टॉपिक से एग्जाम के लिए ये होता है कि आपके किस रीडिंग में अमेंडमेंट आप मूव करते हो, वो है सेकंड रीडिंग में। ये पूछेगा किस रीडिंग में वोटिंग होती है, थर्ड रीडिंग में। किस में आप इंट्रोडक्शन करते हो, फर्स्ट रीडिंग में, राइट। और क्या क्या कर सकते हो, पब्लिक ओपिनियन के लिए आप दे सकते हो, कमिटीज बना सकते हो, डिस्कशन करते हो, ये सब कुछ आपके सेकंड रीडिंग में होता है। बस ये आप जानते हैं ऑलरेडी, ये मैं ऊपर बता चुका हूं, सब कुछ सेम है बाकी। यहां तक जवानों क्लियर है सभी को? नीरज चोपड़ा न्यूज कौन सी थी भाई? ये 10 मिनट क्यों नहीं हो रहा है आज? ये बताओ लीगामेंट क्या करता है? हाँ, बोन को बोन से। स्पर्श जी यार, हर चीज याद नहीं करनी होती दोस्त, बस चीज समझनी होती है। चलो, ज्वाइंट सेशन आपको ऑलरेडी पता है। अगर मैं आपसे पूछूं, और ये पीवाईक्यू है, कि ज्वाइंट सेशन, पहले मैं लिखता हूं यहां पर। हम्म। किस किस केस में हो सकता है ज्वाइंट सेशन? क्या ऑर्डनरी बिल में होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में? मनी बिल में?
फाइनेंशियल पेपर 1 2 में बस यही आता है सवाल। अच्छा, अब ज्वाइंट सिटिंग अगर होता है तो किसके हिसाब से होता है? लोकसभा के अकॉर्डिंग होता है, ध्यान रखना। लोकसभा के रूल्स वहां पर चलते हैं, जितनी भी चीजें होंगी सब होंगी लोकसभा के हिसाब से। ठीक, प्रिसाइड कौन करेगा? अगर वो नहीं आए तो, वो नहीं आए तो ठीक है। कोरम आपका होता है 1/10 नॉर्मल, जो आपको पता है, और यहां पर कंबाइंड करके होगा 1/10। अब ये आपके नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ये आपके 3 एग्जांपल हैं। जॉइंट सेटिंग दोस्तों, डॉरी केस आया था 1960 में, बैंकिंग सर्विस का आया था, और फिर आपका एक आया था टाडा। ठीक है, सॉरी पोटा शायद था ना? हाँ पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में। इन पर दोस्तों ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई थी, वरना नॉर्मली ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई गई है अभी तक। अब आते हैं बजट, जो कि ऑलरेडी मैं आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से, एवरी सिंगल चीज। एक बार फिर से देख लो, क्या वर्ड बजट, एक सेकंड रुको, क्या वर्ड बजट